हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जूनियर लेवल में जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD बराबर 12x, कोण ABD बराबर 7y, कोण ADB बराबर 60 डिग्री और कोण CDB बराबर 28 डिग्री, तब 2x प्लस 3y का क्या मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग कोण, ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। तो अब कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है वो BD है, तो ये BD हम लोगों का विकर्ण हो गया। अब कह रहा है कि कोण CBD बराबर 12x, कोण CBD बराबर ये हम लोगों का है 12x। नेक्स्ट हम लोगों से कह रहा है कोण ABD बराबर 7y, ABD बराबर 7y, ये हो गया 7y। नेक्स्ट हम लोगों से कह रहा है कोण ADB बराबर 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। नेक्स्ट कोण CDB बराबर 28 डिग्री, ये CDB हो गया, ये हम लोगों का हो गया 28 डिग्री। अब हम लोगों को 2x प्लस 3y यानी x और y की वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोण ABC जो है, कोण ABC जो है वो बराबर होगा हम लोगों का कोण ADC के, कोण AD और C के ये बराबर हो जाएगा। कोण ABC कितना है तो हम लोग देख लेंगे, कोण ABC हमारा 12x प्लस 7y है, क्योंकि दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा कोण ABC पता चल जाएगा। कोण ADC की बात करें तो 60 प्लस 28 यानी 60 और 28 ये हमारा हो जाएगा 88 और यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस 7y। तो 12x प्लस 7y बराबर 88 हो गया और इसको हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोगों का जो है अब हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BCD। सबसे पहले हम लोग BCD त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे त्रिभुज BCD में। तो BCD में कोण BDC पहले लिख लेते हैं, कोण BDC प्लस कोण BCD, कोण BCD ले लेते हैं प्लस कोण CDB, CBD। तो इन तीनों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, कोण BDC की वैल्यू हम लोग देखते हैं। कोण BDC की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है 28। कोण BCD की वैल्यू हमको पता नहीं है तो BCD ऐसे लिख देंगे, प्लस कोण CBD, तो CBD है हमारा 12x, तो 12x लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 180। अब कोण BCD बराबर पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पे हो जाएगा 180 माइनस 28 माइनस 12x। अब 180 में से हम लोग 28 घटाएंगे तो हम लोगों का बचेगा 152, तो ये हो गया 152 माइनस 12x। तो एक इक्वेशन हम लोगों की बन गई 152 माइनस 12x। अब नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग त्रिभुज A, B और D का प्रयोग कर लेंगे। तो त्रिभुज ABD में लिख लेंगे। तो ABD में हम लोग सबसे पहले कोण ADB प्लस कोण DBC प्लस कोण BAD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अब कोण ADB हमारा है 60 डिग्री प्लस कोण DBC, तो DBC है हमारा 7y प्लस कोण BAD हमें पता नहीं, तो कोण BAD जो है हमारा ऐसे ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180। अब यह है कोण BAD बराबर हो जाएगा हम लोगों का 180 माइनस 60 माइनस 7y। पक्षांतर कर दिया हम लोगों ने, 180 में से 60 गया तो 120 हो गया माइनस 7y। तो ये कोण BAD पता चल गया। अब हम लोगों को कोण BCD यानी BCD वाला कोण और BAD यानी ये वाला कोण पता चल गया। अब अभी हम लोगों ने बात की समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो उसी का अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, कोण जो हम लोगों का कोण BAD है इसको बराबर कर देते हैं कोण BCD के। तो कोण BAD है हमारा 120 माइनस 7y बराबर हो जाएगा 152 माइनस 12x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, 12x इधर माइनस 7y बराबर 152 माइनस 120 हो जाएगा। अब 152 में से 20 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 गया 2, तो 12x माइनस 7y बराबर हो गया 32। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकंड। तो अब हमारी दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे
यह है 12x प्लस 7y बराबर 88, ये है 12x माइनस 7y बराबर 32। ये दो हमारी इक्वेशन है, इनको ऐड कर देंगे तो ये 7y से 7y कैंसिल हो गया, 12 12 24 हो गया, 24x बराबर 8 2 10 और 8 3 11 1 12 हो गया। तो 24x बराबर हो गया 120, x बराबर हो गया 120 बटे 24, 12 से डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। तो x की वैल्यू अब हमें पता चल गई 5। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी, इसी में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो 12x यानी 12 गुणे 5 प्लस 7y बराबर 88, तो ये 12 पंचे 60 हो गया, 60 प्लस 7y बराबर 88, तो 7y बराबर हो जाएगा 88 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 6 गया 2, तो 7y बराबर हो गया 28, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 चौको 28 यानी y बराबर आ गया 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। समांतर चतुर्भुज में ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, और उसके बाद में हम लोगों ने पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो कोण ABC ले लिया, कोण ADC ले लिया। कोण ABC हमारा 12x प्लस 7y हो गया, ADC 60 प्लस 28 हो गया, यानी 12x प्लस 7y बराबर 88 हो गया। फिर त्रिभुज BCD का प्रयोग कर लिया, त्रिभुज BCD के प्रयोग करके हम लोगों ने कोण BCD की वैल्यू निकाल ली 152 माइनस 12x। इसी तरीके से त्रिभुज ABD का प्रयोग किया, तीनों कोणों का योगफल 180। इस तरीके से हम लोगों ने त्रिभुज BAD की वैल्यू निकाली 120 माइनस 7y। फिर नेक्स्ट हम लोगों को BAD और BCD बराबर कर लिया, क्योंकि त्रिभुज के जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से हम लोगों ने कोण BAD और BCD को बराबर किया, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन हमारी बन गई 12x माइनस 7y बराबर 32। अब फर्स्ट इक्वेशन थी 12x प्लस 7y बराबर 88, सेकंड बनी 12x माइनस 7y बराबर 32। दोनों को ऐड कर दिया, x की वैल्यू 5 पता चल गई, y की वैल्यू 4 पता चल गई। अब हमसे किसकी क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा था, उसकी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 2x प्लस 3y की वैल्यू पूछ रहा था, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। 2x प्लस 3y, तो 2 गुणे x की जगह 5, 3 गुणे y की जगह 4, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 और 10 हो जाएगा हमारा 22। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। तो काफी लंबी क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल है। बस आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, P3x p स्क्वायर x माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड के गुणनखंड में से एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे p स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई होगी तो p स्क्वायर x हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस चिन्ह की मल्टीप्लाई होगी माइनस हो जाएगा, p स्क्वायर और माइनस y की मल्टीप्लाई होगी तो p स्क्वायर y हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी वाई हो जाएगा माइनस का माइनस पी जेड हो जाएगा माइनस जेड। अब हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 पद बन गया, 6 को हम लोग दो दो में हम लोग अपना बांट लेते हैं। इस तरीके से कर देंगे। आगे इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख लेते हैं, p3x प्लस पी स्क्वायर x, ये हम लोगों का फर्स्ट बन गया स्टेप। माइनस बाहर कर लेंगे और इसको बना देंगे पी स्क्वायर वाई प्लस पी वाई। इसी तरीके से माइनस बाहर कर लेंगे और यहाँ पे बना देंगे पी जेड प्लस जेड। अब यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा p3x और p2x में से p स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा p प्लस, यहाँ से हमारा बचे सॉरी यहाँ पर हमारा p, यहाँ से p स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन किया तो यहाँ पर हमारा p स्क्वायर x कॉमन किया तो p प्लस 1 बचेगा। और यहाँ से हम लोग p और y कॉमन कर लेंगे तो माइनस पी वाई जब बाहर आएगा तो यहाँ से p बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से हमारा z कॉमन मिल जाएगा तो z कॉमन करेंगे तो ये p प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर p प्लस 1 तीनों में है तो p प्लस 1 हम लोग कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर एक्स प्लस माइनस पी वाई माइनस जेड। तो एक हो गया हमारा p प्लस 1, दूसरा हो गया p स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। अब हम लोग देख लेंगे ऑप्शन में अगर मैच कर रहा है तो हम लोगों का वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, p स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल इसमें मल्टीप्लीकेशन करके दो दो को हम लोग पद बना देंगे। अब ये हमारा दो पद था, इसमें पी स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिया तो पी स्क्वायर एक्स से पी प्लस वन बन गया। यहां से हम लोगों ने पी वाई कॉमन किया तो ये हमारा p प्लस वन बन गया। यहां से हमने माइनस जेड कॉमन किया तो हमारा p प्लस वन बन गया। तो एक p प्लस वन हो गया गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड हम लोगों का पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आंकड़ों 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 का माध्यक x है। इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक यदि y है तो y और x का अंतर क्या होगा। तो इसको माध्यक का मतलब यहाँ पर माध्यिका से है और माध्यिका दो तरीके से निकलती है, अगर पदों की संख्या सम है या पदों की संख्या विषम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा लगेगा। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 24 और 24 के बाद 29 और 29 के बाद 30। अब पदों को गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पदों की संख्या 10 है यानी n बराबर 10 जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए जो माध्यिका होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। तो ये सम संख्या के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है। n/2 यानी 10 हो गया, 10/2 यानी 5वां पद हो गया, प्लस n/2 यानी 10/2 5, 5 और 1 6, 6वां पद हो गया। और इसको 1/2 बाहर है, हमारा बाहर रख देंगे। तो 5वां पद हम लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे हमारा आया है 17 और छठे नंबर पे आया है 21। 17 प्लस 21/2 ये हमारा बाहर 2 था। तो 17 और 21 को जोड़ेंगे हमारा 38 हो जाएगा। 38/2, 38/2 का मतलब हो गया 19। तो ये हमारी माध्यिका आ गई 19। और अब ये जो माध्यिका है कह रहा था माध्यक x है यानी x की वैल्यू जो है हमारी आ गई 19। अब कह रहा है कि इन आंकड़ों में 3 को 33 से, तो जहां पर हमारा 3 है इसको हम लोग 33 कर दें और जहां पर 8 है उसको 18 कर दें। तो यहां पे 8 है इसको हम लोग कर देंगे 18। तो इससे जो माध्यिका मिल जाएगी उसको y मान लिया जाए। तो सेम प्रोसेस है, फिर से हम लोग जो है आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में हम लोग लिखते हैं तो 7 हो गया, 7 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 18 हो गया, सॉरी 15 के बाद में यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 के बाद में 18 हो जाएगा, 18 के बाद में 21 हो जाएगा, 21 के बाद में हम लोग देखते हैं 23, 23 के बाद में 24, 24 के बाद में हम लोग देखते हैं 29, 29 के बाद में 30 और 30 के बाद में 33। तो अब ये हम लोगों को आरोही क्रम हो गया। इसमें हम लोगों ने 8 की जगह पे 18 कर दिया और 3 की जगह पे 33 कर दिया। पदों की संख्या सेम रहेगी क्योंकि पदों में हम लोगों के कोई बदलाव नहीं हुआ, 10 ही रहेगी। और सेम ये 5वां पद प्लस छठा पद बटे 2। 5वां पद देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद 21, छठा पद हमारा हो जाएगा 23 और बटे 2। तो 21 और 23 को जोड़ेंगे 4, 4/2 तो ये हो जाएगा 22। यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 22। अब y की वैल्यू 22 है तो कह रहा है तो y और x का अंतर क्या होगा, यानी y माइनस x का अंतर क्या होगा। तो 22 माइनस 19, 22 माइनस 19 का मतलब हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों को माध्यिका का फार्मूला पता होना चाहिए। माध्यिका का फार्मूला सम संख्या के लिए होता है 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। और सबसे पहले हम लोग आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर पदों की संख्या 10 थी यानी सम थी, तो हम लोगों ने इस फार्मूले का यूज किया। 10/2 यानी 5वां पद हो गया, 10/2 प्लस 1 यानी छठवां पद हो गया, 5वां पद 17 था, छठा पद 21 था, 17 प्लस 21/2 यानी 38/2 19 आ गया, यानी x की वैल्यू 19 आ गई। अब कह रहा था 3 को 33 से, तो यहाँ पर 3 था वहां हमने 33 कर दिया, और 8 को 18 से, तो जहां पे 8 था वहां 18 कर दिया। अब हमने इसको जो है आरोही क्रम में लिखा, तो आरोही क्रम में लिखने के बाद पदों की संख्या हमारी सेम 10 रही, और 5वां पद क्योंकि 10 है तो सेम वही फार्मूला लगेगा, 5वां पद प्लस छठा पद, तो 5वां 21 हो गया, छठा 23 हो गया, बटे 2 यानी 44/2 22। y की वैल्यू हमारी आ गई 22। अब अंतर निकालना था y माइनस एक्स यानी 22 माइनस 19 यानी 3 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, उनके घनों का योग 33, 95, 7 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो 3 संख्याएं हमारी मान लेते हैं, एक 2x है, एक 3x है और एक 4x है। अगर उनके घनों का योग 33, 95, 7 है, यानी अगर इसका घन कर दिया जाए प्लस कर दिया जाए, इसका घन कर दिया जाए प्लस
इसका घन कर दिया जाए तो इसका जो योग है वो 33, 95, 7 आएगा। तो अब हम लोगों को तीनों संख्याओं का योग निकालना यानी x निकालना पड़ेगा। इसका घन खोलेंगे तो 8x क्यूब हो जाएगा। इसका 3 तिया 9 तिया 27x क्यूब हो जाएगा। इसका 4 चक्कू 16 चक्कू 64x क्यूब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 33, 95, 7। अब 27, 8 और 64 को हम लोग जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पे आ जाएगा 99, 99x क्यूब बराबर हो जाएगा 33, 95, 7। तो x क्यूब हो जाएगा 33, 95, 7 बटे 99। तो इसको हम लोग 99 से भाग कर लेंगे, नहीं तो 11 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। आप लोग भाग करेंगे तो भाग करने पे आ जाएगा 343। x क्यूब बराबर हो जाएगा 343। तो x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 343। तो 343 का घन मूल होता है हमारा 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 7। अब संख्या हम लोग निकाल लेंगे। पहली थी 2x यानी 2 इंटू 7 यानी आ गई हमारी 14। दूसरी थी 3x यानी 3 इंटू 7 हमारी आ गई 21। तीसरी थी हमारी 4x यानी 4 इंटू 7 तो हमारी आ गई 28। तीनों को जोड़ देंगे 14, 21 और 28। 14, 21 और 28 को जोड़ने पे हमको मिल जाएगा यहाँ पे 63 यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था अभी तक का। संख्या में मान ली 2x, 3x, 4x तो क्यूब हो गया 8x क्यूब 27x क्यूब 64x क्यूब बराबर 33, 95, 7। तो 99x क्यूब बराबर 33, 95, 7। x क्यूब बराबर 33, 95, 7 बटे 99। भाग करने पे आएगा 343। 343 का घनमूल होता है 7। तो x की वैल्यू हमें 7 पता चल गई। तो हमने पहली निकाली संख्या 14, दूसरी 21, तीसरी 28, तीनों को ऐड किया तो 63 हम लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुफलकी के शीर्षों v, किनारों e और फलकों f की संख्याएं क्रमशः 10, 15 और x हैं, तब 3x - 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे फलक वाला चीज पूछी गई थी। तो सबसे पहले तो जो चीजें हम लोगों को पता है उनको नोट कर लेते हैं। v जो शीर्ष है वो हम लोगों को 10 दे रखे हैं। उसके बाद e जो कि हम लोगों को 15 वैल्यू दे रखी है। उसके बाद f जिसकी वैल्यू हम लोगों को x दे रखी है। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। फॉर्मूला होता है v माइनस e प्लस f इज इक्वल टू 2। तो v है हमारा 10 माइनस e है हमारा 15 प्लस f है हमारा x बराबर 2। तो ये हो गया -5 प्लस x बराबर 2। तो x बराबर हो गया 2 प्लस 5 यानी x बराबर हो गया हमारा 7। तो x की वैल्यू जब हम लोगों को पता चल गई तो 3x - 12 की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। 3 × 7 - 12, 7 या 21 - 12। तो 12 में से 21 में से 12 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, केवल हमको ये जो फार्मूला है इसको याद रखना है। v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2। तो v की वैल्यू रख दी, e की रख दी, f की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू 7 पता चल गई तो 3x - 12, तो x की वैल्यू रख के 21 - 12 हो गया। 21 - 12 होता है 9 यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में x बटे वाई बराबर -1/3 की घात -3 भाग 2/3 की घात -4 है। तो x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स की पावर -1 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये -1/3 की घात -3, जब भी घात -3 होगी तो घात को हम लोग प्लस बना लेंगे और ये जो है इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे 1/3 है तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस था तो माइनस के चिन्ह हम लोगों को लगाना है। घात -3 थी तो प्लस हो जाएगी भाग। इसी तरीके से ये 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा और घात -4 थी तो घात +4 हो जाएगी। अब -3 की घात 3 तो -3 × 3 × 3। अब लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, भाग है तो भाग को हटा के गुणा कर देंगे और इसको हम लोग पलट देंगे। 2 की घात 4 और नीचे 3 की घात 4 या 3 × 3 × 3 × 3 लिख देंगे। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 की घात 4 होता है 16, नीचे 3, 16/3 माइनस का ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x बटे वाई की, क्योंकि x बटे वाई हम लोगों को दे रखा था तो x बटे वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली -16/3। अब x बटे वाई की वैल्यू अगर -16/3 है तो y बटे x की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये -3/16 हो जाएगी। अब हम लोगों को x बटे वाई की वैल्यू पता चल गई, y बटे x की वैल्यू पता चल गई, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग x बटे वाई यानी -16/3 फिर प्लस है,
लेकिन यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, -3/16। इसको हम लोग, और पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, हम लोगों को वैल्यू पता चलेगी। y/x इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 16×3 = 48 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 से भाग करेंगे 48 को, 16 की गुणा होगी 256 हो जाएगा। फिर 16×3 = 48, 3×3 = 9 हो जाएगा, 256 और 9 265 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है दोनों तो ऐड हो जाएंगे, 265/48। तो x/y प्लस y/x की वैल्यू आ गई 265/48। अब चूंकि पावर -1 है, यानी हम लोग फिर से व्युत्क्रम कर देंगे, तो हम लोगों का जो फाइनल आंसर हो जाएगा -48/265, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। घात का -1 का मतलब है हम लोगों को व्युत्क्रम कर देना है। तो बस केवल इस बात को ध्यान रखना है, जहां पर भी माइनस है वहां पे व्युत्क्रम कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि x/y की बराबर पता था, तो x/y को हम लोगों ने इसका सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू निकाल ली -16/3। फिर हमने y/x की वैल्यू निकाल के -3/16 कर दिया। फिर x/y प्लस y/x को सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा -265/48 आया। चूंकि घात माइनस में थी, यानी व्युत्क्रम कर देना था, व्युत्क्रम किया, तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर 4 यानी -48/265 हम लोगों का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011 तो में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल 1.1 प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लें, x बराबर हम लोगों को क्या दिया है 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो प्लस वाले हैं हमारे पद ये जुड़ जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 1.011। दूसरा है 10.11 अब यहाँ पे नहीं है तो 0 ऐड कर देंगे। लास्ट में 0 ऐड करने से कोई भी हमारा अंतर नहीं पड़ता है। फिर ये है 0.1011, तो यहाँ पर हम लोग 0 ऐड कर लेंगे। दशमलव के बाद में 0 कितना भी 0 बढ़ाएंगे उससे हमारा कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 1, इसको ऐड करेंगे 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 10 और 1 11। तो ये हमारा हो गया 11.221। हम तो इसको लिख लेंगे 11.22, यहाँ पे 11.2221। अब यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा -12.101। माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो हम लोग इससे जब माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा। माइनस करके देख लेते हैं, ये 11.221 सॉरी 2 3 बार 2 है फिर 1 है, तो यहाँ पे 1 0 ऐड करेंगे। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 9, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। तो माइनस का 0.8789 हम लोगों का आएगा माइनस करने पे। अब कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी इसमें हम लोग क्या जोड़ दें। हम लोग मान लेते हैं a जोड़ दें कि योगफल 1.1 हो जाए। अब 1.1 हो जाए, पक्षांतर कर देंगे, a बराबर 1.1 माइनस, अब ये माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.8789, तो 1.1 लिखेंगे और इसमें हम लोग जोड़ देंगे 0.8789, तो 0 0 0 ये हो जाएगा हमारा 1. ये हो जाएगा 9, ये 789, तो 1.9789 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल केवल जोड़ घटाना करना था। हम लोगों ने सबसे पहले जोड़ा तो 11.221 आया, फिर -12.101 था तो माइनस किया तो माइनस में हमारा 8789 आया। अब हमने इसमें मान लिया कि a जोड़ देंगे तो योगफल 1.1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमने पक्षांतर किया, ये माइनस में था इधर आएगा प्लस हो जाएगा। जोड़ने पे 1.9789 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का फर्स्ट राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपए में बेचता है। हम लोग मान लेते हैं अंकित मूल्य x है, इस पे 28% की छूट देता है, तो हम लोगों ने बात की थी जितना भी छूट देगा 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 में से 28 घटाएंगे 72 बचेगा बटे 100। अब कितने में ये हो जाता है 324 में, तो x की वैल्यू अब हम लोग निकाल सकते हैं 324 गुणे 100 बटे 72, तो 9 से काट देंगे 9 8 72, 9 से काट देंगे 9 18 9 27, 5 बचा 9 6 54, फिर हम लोग काट देंगे ये 4 से, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 9 बार में, 2 से काट देंगे इसको 50,
यानी 9 गुणे 50, तो ये हो जाएगा हमारा 450। तो अंकित मूल्य हम लोगों ने माना था x, तो x यानी अंकित मूल्य हमारा आ गया 450 रुपए। अब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 300 है यदि वह उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट पर बेचता। तो 450 था अंकित मूल्य, हमने अभी फाइंड आउट किया x की वैल्यू से। अब कह रहा 18% की छूट पर बेचता है, यानी 100 में से 18 घटाएंगे, तो 100 में से 18 घटाने पर हमारा आ जाएगा 82/100। तो कितना विक्रय मूल्य होगा अब हम लोग निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में, 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 एकम 2, 5 से कटेंगे 5 9 45, तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी 369 रुपए। तो अब वो 369 रुपए में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्रय मूल्य जो है वो 300 रुपए है। तो लाभ हम लोग निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य 369 में उसने खरीदा, 300 रुपए में उसने खरीदा, 369 में बेचा, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 369 में से 300 घटाएंगे तो ये हमारा 69 आ जाएगा, 69 रुपए हमारा लाभ हो जाएगा। अब हम लोगों को प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ है हमारा 69, क्रय मूल्य हमारा क्वेश्चन में दिया 300 गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 23% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने अंकित मूल्य मान लिया x है। अब x को कह रहा है कि 28% छूट दी जाती है, तो हम लोगों ने 28% छूट दी, तो 72 हो गया, 72/100 324। इसको सॉल्व किया तो 450 रुपए हमारा आ गया अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी जाए, यानी 450 पे 18%, तो 18 माइनस करेंगे 82 हो गया। तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 369 रुपए। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी पता चल गया। अब 300 क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है 300, एसपी हमारा आ गया 369, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 69 रुपए का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो ये कैंसिल हो गया, 23% हमारा लाभ आ गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है यदि उन संख्याओं में से एक संख्या -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न में से किसके बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें दे रखा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है, यानी गुणनफल है। एक संख्या में दे रखी -5/2, दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर x है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 5 8 40 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 2/3 बराबर x, यानी x बराबर आ गया 16/3। अब इसका व्युत्क्रम कह रहा है तो व्युत्क्रम हमारा हो जाएगा 3/16। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न में से किसके बीच में स्थित है। तो 16 से हम लोग जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 0.1875, यानी 3/16 का मतलब हो गया 0.1875। अब हम लोग एक एक ऑप्शन को पिक करेंगे और देखेंगे किसमें हमारी वैल्यू आ गई। 3/20, तो 3/20 का मतलब हो जाएगा हमारा 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1.5 होता है, यानी 0.15 हो जाएगा। फिर 9/50, तो 9/50 का मतलब होता है 0.18। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू है 1875 और यहाँ पर 15 और 18 के बीच में, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा 9/50 अभी हम लोगों ने देखा 0.18 और 1/5 का मतलब होता है 0.2। 5 से 1 को भाग करेंगे 0.2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0.18 से बड़ा है ये कोई 0.1875 और 0.2 से छोटा है, यानी इसी के बीच में हमारी संख्या वैरी करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, गुणनफल दिया था -40/3, एक संख्या -5/2, दूसरी x मान ली, x की वैल्यू निकाल ली 16/3 आई। व्युत्क्रम कर रहा था 3/16, 3/16 का मतलब होता है 0.1875। फर्स्ट ऑप्शन को पिक किया तो 0.15 0.18 आया, इसके बीच में नहीं है। सेकंड ऑप्शन को किया 0.18 और 0.2 आया, यानी इसके बीच में आ गया। तो यही सेकंड ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है यदि उनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण जो होते हैं, अब इसमें से हमें एक छोटा कोण P दिया है, दूसरा कोण हम लोग मान लेते हैं Q। तो P + Q दो संपूरक कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। आप लोगों को हमेशा याद रखना, अगर दो कोण संपूरक कोण है तो उनका योगफल होगा 180 डिग्री। अब उनका अंतर कह रहा है 20 है, यानी छोटा कोण P है, यानी P को इधर रखेंगे, Q इधर, बड़े में से छोटा घटाएंगे और उनका अंतर 20 है, यानी Q + P जो है वो हमारा 180 है और Q - P है हमारा वो 20 है।
अब हम लोग इसको इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, p से p कट जाएगा तो 2q हो गया बराबर 180 और 20 200 हो गया, 2 से काटेंगे 200 को 100 हो जाएगा, q की वैल्यू आ गई हमारी 100। जब q की वैल्यू 100 आ गई तो हम लोग यहां से p प्लस q बराबर 180 था, तो p प्लस 100 बराबर 180, तो p बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो 180 में से 100 जाएगा तो 80 डिग्री आ जाएगा, तो p की वैल्यू हमें पता चल गई 80 डिग्री। तो कह रहा 3p माइनस 50, 3p माइनस 50, तो 3 गुणे 80, p की वैल्यू 80 माइनस 50, तो 3 और 80 की गुणा करेंगे 240 माइनस 50, 240 में से 50 घटाएंगे 190 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों को पता जाना चाहिए कि दो संपूरक कोणों अगर हैं तो उनका योगफल 180 डिग्री होगा। अब कह रहा था छोटा कोण क्यू पी है, तो हम लोगों ने बड़ा कोण क्यू मान लिया, क्यू माइनस पी दोनों का अंतर हमें 20 डिग्री दे रखा था, क्यू प्लस पी दोनों का योगफल 180 हमें पता है, हम लोगों ने सॉल्व किया, क्यू की वैल्यू 100 निकाल ली, इक्वेशन फर्स्ट में क्यू का मान रखा, पी की वैल्यू 80 डिग्री निकाल ली, 3p माइनस 50 पी की वैल्यू रख दी, ऑप्शन को इक्वेशन को सॉल्व किया तो 190 डिग्री हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है जब x बराबर 3.5 तब y बराबर 2.4, जब x बराबर 5.6 तब y का मान क्या होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है तो इस तरीके से हम लोगों का होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/y हो जाएगा। अब जब इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं और एक नियतांक लगाते हैं, तो ये हो जाएगा k बटे y। अब y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y बराबर k हो जाएगा। इतना हम लोगों को कर लेना है। सबसे पहले x व्युत्क्रमानुपाती y लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, या x अनुक्रमानुपाती 1y। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर लगाया और एक नियतांक k लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x y बराबर k हो गया। अब x की वैल्यू 3.5 है, y की वैल्यू 2.4 है, तो बराबर k, तो हम लोग यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनकी गुणा करेंगे 8.4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमें पता चल गई 8.4। जब k की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग ये जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें हम लोग फर्स्ट का यूज करेंगे और k की वैल्यू हमें 8.4 पता चल गई। अब x कह रहा 5.6 हो जाता है, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y बराबर हो जाएगा 8.4 अपॉन 5.6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे दशमलव से दशमलव हटा देंगे और इसके बाद जब भाग करेंगे तो लगभग हमारा 1.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल जो व्युत्क्रमानुपाती है x व्युत्क्रमानुपाती y लिख दिया हम लोगों ने, x अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया, k लगाया, x y बराबर k हो गया। x की वैल्यू 3.5 थी, y की वैल्यू 2.4 थी, k की वैल्यू 8.4 आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट का हम लोगों ने यूज किया, k की वैल्यू तो हमारी निश्चित फिक्स रहेगी, x की वैल्यू 5.6 हो जाती है, तो y की वैल्यू हमारी 1.5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। मीटर क्यूब में हमें बताना है और ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आधार की परिधि 110 दे रखा है, बेलन की आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 110, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r बराबर 110, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 से ये 10 हो गया, 2 से करेंगे 2 5 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r बराबर 5 गुणे 7/2 यानी 35/2, ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू हमें पता चल गई। अब कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4400। अब 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह पे हमें पता चल गया 35/2 और h की जगह पे h रहेगा, बराबर हो जाएगा 4400। 11 से 22 से सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे तो ये 22 दूनी 44, 200 हो गया। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 हो गया, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 35, 5 से करेंगे तो ये 20 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा हमारा 20 गुणे 2 यानी 40 सेंटीमीटर। तो अब हमें h भी पता चल गया और हमें r भी पता चल गया। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। सारे फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद है तो आसानी से आप लोगों के क्वेश्चन लगते जाएंगे। r की वैल्यू 35/2, 35/2 गुणे 35/2, h है हमारा 40। 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 10। अब हम लोग 22 गुणे 5 गुणे 35 गुणे 10, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोगों का आ जाएगा
38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें आयतन चाहिए मीटर क्यूब में, हमारा आया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे ही लगा सकते हैं 0.385, क्योंकि बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे घात 3 है यानी मीटर क्यूब, यानी 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे। तो 3 बार जब करेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 यानी 4 अंक बाद जीरो दशमलव लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा अगर आप लोगों को फार्मूला याद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2πr बराबर 110, यानी परिधि जो है 110 दी थी, हम लोगों ने r फाइंड कर लिया। पाई की वैल्यू 22/7, r आ गया हमारा 35/2। वक्रपृष्ठ 2πrh 4400 दिया था, यहाँ पे हम लोगों ने r की वैल्यू को पुट किया, h निकाल लिया 40 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना था, आयतन πr² होता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर रखा, तो हमारा आयतन आ गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में चेंज करना था, डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम लोग 100 × 100 × 100 3 बार 100 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी जितना भी रहेगा, अगर स्क्वायर होता क्षेत्रफल होता तो 2 बार करते, नॉर्मल सेंटीमीटर रहता तो 1 बार करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर में मिल गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर से खुला हुआ एक बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर है। आर की लंबाई इसकी आंतरिक सतह पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी। तो जो बॉक्स है वो हम लोगों का लगभग इस तरीके से होगा, ऊपर से खुला हुआ है, कि दो मोटाई भी दी है, तो हम लोग यहाँ पे मोटाई को भी मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का बॉक्स होगा लगभग, जो ऊपर से खुला होगा ये हम लोगों की मोटाई हो जाएगी। तो अब सबसे पहले जितनी चीजें हम लोगों को दी है वो हम लोग लिख लेते हैं। बक्सा की जो मोटाई है 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग मोटाई लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। चूंकि ये बाकी सब हम लोगों का मीटर में है, इसलिए हम लोग 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। 100 से भाग देंगे, तो 3 को 100 से भाग करेंगे तो 0.03 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारी मोटाई हो गई। अब लंबाई में दे रखी है 1.48 मीटर, तो ये तो हमें ऑलरेडी मीटर में दे रखी है। फिर हम लोग लिख लेंगे चौड़ाई को 20 से कर देते हैं, 1.16 मीटर हो जाएगी। अब फिर हम लोग देख देते हैं ऊंचाई है हमारी 83 सेंटीमीटर। 83 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.83 मीटर। इसको भी जितना भी है सबको हम लोगों ने मीटर में चेंज कर लिया। अब कह रहा है कि ये जो आंतरिक सतह पर पेंट करना है, कि यानी पेंट जो है केवल इस सतह पर करना है, इस पे बाहरी सतह पे पेंट नहीं करना है। तो आंतरिक सतह की हम लोगों को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो आंतरिक सतह की लंबाई को हम लोग L1 मान लेते हैं। तो L1 अगर आप निकालेंगे तो ये टोटल जो हमारी लंबाई है यहां से यहां तक, और इतनी लंबाई है, यानी ये जो मोटाई है एक बार यहां से और एक बार यहां से 2 बार माइनस करेंगे तो हमें जो है L1 पता चल जाएगी। तो टोटल थी हमारी 1.48। अब इसमें से मोटाई हमारी है 0.03, 2 बार माइनस कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 0.06, एक बार 0.03, फिर 0.03 यानी 0.06 हो गया। अब L माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.42 मीटर। इसी तरीके से चौड़ाई में देखेंगे तो लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया हमारा, यहां से एक बार माइनस किया, एक बार ऊपर से माइनस किया, इसी तरीके से। अब चौड़ाई में देखेंगे तो 2 बार चौड़ाई में भी माइनस करेंगे तो 1.16 हो गया माइनस 0.06। तो ये जब हम लोग चौड़ाई को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.10 मीटर। अब ऊंचाई हम लोग देखेंगे तो ऊंचाई में क्या है कि ऊपर से खुला हुआ है, यानी यहां पर सिर्फ एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर तो हमारा इस तरीके से अगर होता तो बंद होता तो हम लोग 2 बार माइनस करते, चूंकि खुला हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक बार माइनस करेंगे। तो ऊंचाई है 0.83 मीटर, इसमें से 0.03 माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 0.80 मीटर। अब हम लोग एरिया निकाल लेंगे, बेस एरिया। तो सबसे पहले बेस एरिया ये इस तरीके से है, तो बेस एरिया हम लोग लिख लेते हैं, यानी बेस मतलब नीचे का जो एरिया है तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L1 × B1। L1 हो गया हमारा 1.42, B1 हो गया 1.10। अब 1.42 और 1.10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.562 मीटर स्क्वायर। जो बेस है यानी ये वाला जो है, इसका हम लोगों को क्षेत्रफल पता चल गया। अब हम लोगों को निकालना है साइड का, जो साइड का हम लोग करते हैं साइड का एरिया,
कि टोटल जब हम लोग एरिया निकालेंगे इतना सब एरिया पता होगा तभी हम लोगों को पेंट का खर्चा पता चलेगा। तो साइड एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमारी है 1.42, चौड़ाई है 1.10, ऊंचाई हमारी क्वेश्चन में ऊंचाई हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 0.80 इंटू 0.80। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4.032 आएगा मीटर स्क्वायर। तो साइड एरिया आ गया, बेस एरिया आ गया। टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग जोड़ देंगे टोटल एरिया। तो टोटल हम लोगों का हो जाएगा 1.562 प्लस 4.032। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 5.594 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोगों को कॉस्ट निकालनी है, कितना खर्चा हो रहा है। तो खर्चा निकालने के लिए जितना हमारा टोटल एरिया आया है 5.594 और जितना एक का खर्चा है 150 मीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 150 से 5.594 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो ये हमारा आ जाएगा 839.10। ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया था उसको हम लोगों ने लिख लिया, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सबको हम लोगों ने मीटर में कर लिया। फिर हम लोगों ने चित्र से देखा कि जो 2 साइड है यानी 2 बार माइनस करना पड़ेगा, ऊपर से खुला हुआ है यानी हाइट में सिर्फ 1 बार माइनस करना पड़ेगा। L1 निकाल लिया हम लोगों ने, उसी तरीके से हम लोगों ने B1 निकाल लिए। अब बेस एरिया यानी नीचे का एरिया निकाल लिया L1 इंटू B1 से। साइड एरिया जो साइड की दीवारें हैं उनका हम लोगों ने निकाल लिया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई करके। ये आ गया 1.562, ये आ गया 4.032। अब हम लोगों को टोटल एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, टोटल एरिया हो गया हमारा 5.594 मीटर स्क्वायर। खर्चा निकालने के लिए टोटल एरिया इंटू जितना 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा है मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुजों ABC और DEF में एंगल B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल A बराबर 40 डिग्री, DE बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल F बराबर 40 डिग्री, एंगल E बराबर 90 डिग्री, तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए हम लोगों को 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज ABC। तो क्योंकि एक 90 डिग्री हम लोगों को दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हम लोग यहां से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हम लोगों का एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम लोगों का इस तरीके से दूसरा समकोण त्रिभुज बन गया। अब एक का नाम है ABC, तो ABC, दूसरे का नाम है DEF। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कोण, सॉरी इसमें हम लोगों को दे रखा है कोण B 90 डिग्री, यानी कोण B को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, A को यहाँ और C को यहाँ। अब ये हो गया हमारा 90 डिग्री। कोण BC सॉरी भुजा BC 8 सेंटीमीटर, A बराबर 40 डिग्री, तो ये 40 हो गया। इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। 90 90 40 130, 180 में से 130 गया 50 डिग्री। अब इधर हम लोग देखेंगे कोण F बराबर 40 डिग्री है और कोण E बराबर 90 डिग्री, तो E ये हो गया, ये 90 हो गया। तो और कोण F जो है हमारा 40 डिग्री है, तो इसको हम लोग F यहाँ लिख देते हैं और D यहाँ लिख देते हैं। तो F 40 हो गया, ये हमारा 50 हो गया। अब इसमें हम लोगों को DE बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, DE बराबर 8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के लिए हम लोगों को सर्वांगसम, ये जो साइन है ये सर्वांगसम का साइन है। सर्वांगसम के लिए होता है यानी 3 एंगल बराबर हो, या 2 एंगल एक साइड बराबर हो, या तीनों साइड बराबर हो। इस तरीके से हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो तीनों हम लोगों को 3 कोण भी बराबर मिलना है। ये भी 50 है, यहाँ ये 50 है, यहाँ 90 है, ये 90 है, ये 40 है, ये 40 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ट्रिपल A कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 एंगल ले लेंगे, एक 90 डिग्री है, कोई भी 2 एंगल ले लेंगे और एक साइड हम लोगों को बराबर दी है, ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सबसे पहले एंगल साइड से ये वाला त्रिभुज ABC, तो 90 डिग्री वाला बीच में हम लोग रख रहे हैं, ABC हो गया त्रिभुज ABC।
अब इसमें भी 90 वाला हम लोग बीच में ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा DEF, त्रिभुज DEF। अब ये हो जाएगा सर्वांग सम, किससे हो जाएगा? एंगल साइड से। तो यहाँ पर एक बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, त्रिभुज FED, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी कोड B90 है और ई वाला कोड जो है FED और ABC ये RHS बोल रहा है। तो R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस और साइड। हाइपोटेनियस हम लोगों को पता नहीं है कि बराबर है या नहीं बराबर है, इसलिए ये गलत हो गया और ये भी हमारा गलत हो गया, हाइपोटेनियस की कोई बात ही नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए केवल हम लोगों को देखना है 3 एंगल अगर हम लोगों को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसे होता है कि एंगल एंगल एंगल, तो वो भी हम लोगों का सही हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन जो है एंगल एंगल साइड दिया है, तो इसलिए हम लोग इसको सही कर लेंगे। 2 एंगल हम लोगों ने ले लिए और 1 साइड ले ली, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं, जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है और क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 90 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग क्या होगा? तो 3 क्रमागत पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं, एक x हो गया, एक x+1 हो गया, एक x+2 हो गया। तो x, x+1 और x+2 हम लोगों ने पूर्णांक मान लिए। अब कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और उनमें 3, 5 और 2 से गुणा किया जाता है, यानी इसमें 3 से, इसमें 5 से, इसमें 2 से। तो गुणा करेंगे ये 3x हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे ये 5x+5 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2x+4 हो जाएगा। तो योगफल 99 प्राप्त होता है, यानी इनका जो योग है वो हमें 99 प्राप्त होता है। तो ये हो गया 5, 3, 8 तो 10, 10x, ये हो गया 5 और 4 9 बराबर 99। तो 10x बराबर हो जाएगा 99 माइनस 9, 10x बराबर हो जाएगा 90, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 9। तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब करा आरंभिक पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग क्या होगा? तो पहला पूर्णांक हमारा था पहला पूर्णांक हमारा था x और तीसरा पूर्णांक था x+2। तो x हमारा हो गया 9 और x+2 यानी 9+2 यानी 11, तो 11 और 9 20। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, 3 पूर्णांक हम लोगों ने क्रमशः x, x+1, x+2 मान लिए। अब इसमें 3 से करना था, इसमें 5 से, इसमें 2 से गुणा करना था, 3x हो गया, ये 5x+5 हो गया, 2x+4 हो गया, बराबर तीनों का योगफल 99 था। 10x+9 बराबर 99, सॉल्व किया, x बराबर 9 आ गया। अब पहला पूर्णांक x यानी 9 हो गया, तीसरा पूर्णांक x+2 यानी 9 + 2 11 हो गया, तो 9 और 11 को जोड़ा 20 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 16, यदि 8 अंक की संख्या 9, 4, 7, 1, x, 9, y, 2 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 72 से विभाज्य होने के लिए 9 और 8 यानी 72, 9 8 72, तो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, वैसे अगर हम लोग करेंगे काफी लंबा मेथड हो जाएगा, हम लोग एक एक ऑप्शन लेके कर लेते हैं। तो 9, 4, 7, 1, 8, 9, y की जगह 5, 2। अब 9 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का जो योग है वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 9, 4, 13, 13, 7, 20, 20, 1, 21, 21 और 8, 29, 29 और 9, 38, 38 और 5, 43, 43 और 2, 45, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 5। अब 8 से डिवाइड होने के लिए भी देखेंगे, तो 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। तो 8 × 8 बचा 1, फिर 8 × 8 बचा 7, 8 × 72, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। x की वैल्यू 8 हो गई और y की वैल्यू हमारी 5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है। फलों के प्रकार हैं आम, सेब, संतरा, अमरूद और अनार। संख्या लिखी गई 44, 56, 42, 30 और 38। यदि उपरोक्त आंकड़ों को एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेब को दर्शाने के लिए 56 टोटल हम लोग निकाल लेंगे। 44 + 56 टोटल कितने सेब है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 30 और 38 इनको हम लोग जोड़ लेंगे। 44, 56, 42, 30 और 38, तो इनको जोड़ने पे आएगा हमारा 210। टोटल सेबों की संख्या हो गई हमारा 210। अब इनको पाई चार्ट में बनाया जाता है, तो पाई चार्ट में इस तरीके से बनता है और पूरा जो गोला होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री के। तो 210 की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 360 डिग्री की हो गई, क्योंकि टोटल ये भी है, टोटल ये भी है। तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 360/210 हो जाएगा। अब 360/210 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि यदि उपरोक्त आंकड़े तो सेबों को दर्शाने वाला सेब है हमारे 56, तो सब 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कट गया,
7 से काट देंगे 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56, 3 से काट देंगे 12 तिया 36, और 12 और 8 की गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96। तो 96 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा, 210 टोटल है, 360 डिग्री हमारा टोटल है, तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 360 बटे 210 हो गई। अब सेब के लिए पूछ रहा था, तो सेब है हमारे यहाँ पर 56, तो 56 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें 96 डिग्री मिल गया। किसी भी चीज का पूछा था, आम का पूछा था 44 से कर देते, संतरा का पूछा जाता 42 से कर देते, अमरूद का पूछा जाता 30 से, और अनार का अगर पूछा जाता तो 38 से कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, उस आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है? तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, हम लोग लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का a + b से इंटू ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं क्या है 11 + 25, ऊंचाई हम लोगों को उनके बीच की जो दूरी होती है वही ऊंचाई होती है, यानी 12 सेंटीमीटर हो गई। तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे 1/2, 25 से 26 36 हो जाएगा, गुणे 12, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 12, तो 36 गुणे 6 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल गया। अब कह रहा क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3 और 2 हैं। तो आयत की भुजाएं क्या हो जाएंगी 3x और 2x। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x, 3x × 2x, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 6x स्क्वायर। अब कह रहा है ये जो क्षेत्रफल है ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216, 6 से काट देंगे ये 36 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब x की वैल्यू 6 पता चल गई, तो लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं 3x यानी 3 × 6 यानी 18, चौड़ाई हो गई 2x यानी 2 × 6 यानी कि हो गई 12। अब लंबाई 18 पता चल गई, चौड़ाई 12 पता चल गई, पैरामीटर यानी परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई है हमारी यहाँ पर 18, चौड़ाई है 12, 18 और 12 30, 2 × 30 यानी 60 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया 1/2 आधा समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाएं 11 और 25 दी थी, बीच की दूरी या ऊंचाई 12 दी थी, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका क्षेत्रफल पता चल गया। अब जो आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात था 3x और 2x था, 3 और 2 था, 3x 2x हम लोगों ने मान ली, इनका क्षेत्रफल हो गया 3x × 2x यानी 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर जो है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो x की वैल्यू 6 निकाल ली, तो लंबाई हमें पता चल गई 18, चौड़ाई पता चल गई 12, तो परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई का यूज किया, परिमाप हमें पता चल गया 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है a b c और d की वैल्यू दी है, तो a + b + c - d में x स्क्वायर और आगे यहाँ पे कटा हुआ है x स्क्वायर और x के गुणांकों का योग क्या होगा। तो इसको a + b यानी a जो है 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस b यानी 11 - 8x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c यानी 17 - 4x स्क्वायर माइनस d, तो माइनस वाला जो है उसको ब्रैकेट में कर देंगे x स्क्वायर - x - 3, तो ये हो गया हमारा a + b, ये a + b + c - d, इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेंगे, -2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11 - 8x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 17 - 4x स्क्वायर माइनस, अब माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब देखते हैं ये -2x स्क्वायर, फिर उसके बाद में ये -x स्क्वायर और ये प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल। अब हमारे पास बचा ये -4x स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं -4x स्क्वायर। अब x वाले देखते 12x, 12x में से 8x जाएगा 4x बचेगा, 4 और 1 बचेगा 5x, तो ये हो गया हमारा 5x। आगे हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ x स्क्वायर और x के गुणांकों का योग पूछ रहा है। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया -4, x का गुणांक क्या हो गया 5, -4 + 5 यानी 1, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 जो है राइट आंसर होगा।
ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, सिंपल सा इसको जोड़ देना था और घटा देना था। जोड़ घटाने के बाद में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आया -4x², एक्स का गुणांक 5x आया यानी -4 हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, 5 हो गया एक्स का गुणांक, -4 + 5 यानी 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 55 डिग्री, QR 18 सेंटीमीटर, निम्न स्थितियों में किसमें त्रिभुज PQR एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है? तो अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज के लिए एक शर्त होती है कि एक कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तब विषमबाहु त्रिभुज होगा, और तीनों जो साइड हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी तीनों साइड की जो लंबाई है, तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो अब हम लोग एक एक ऑप्शन का यूज करेंगे, तब हम लोग इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोण B बराबर 55 दिया है, अब इसमें कोण R बराबर 25 दिया। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, हमें पता है। तो 55 + 25 ये हो जाएगा 5 × 5 = 10 और 5 × 2 = 7 1 8। अब दो कोण 80 हो गए, अब तीनों कोणों का योगफल 180, 180 में से 80 गया यानी तीसरा कोण आ गया 100। तो तीसरा कोण हमें पता चल गया 100 यानी 90 से ज्यादा है, ये हमारा यहाँ पर तो ये फॉलो कर रहा है। अब दूसरा QR हमें 18 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ PQ 18 सेंटीमीटर दिया है, जबकि तीनों साइड विषमबाहु त्रिभुज में बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी अलग अलग होनी चाहिए। हमारी ये दो साइड बराबर हो रही है, पहला ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो गया। सेकेंड है कोण R बराबर 15 और कोण P बराबर 55, तो 55 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 10, 5 × 1 = 6 7। तो दो कोणों का 70, तीसरा कोण हो जाएगा 110, क्योंकि 110 और 70 180 होगा, तो 110 हो गया। तो यहाँ पर पहली चीज तो हमारी फॉलो हो गई, 90 प्लस होना चाहिए, और तीसरा PR की वैल्यू जो है वो 18 से बड़ी है, यानी दूसरी भी चीज फॉलो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा याद रखना है कि जो अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज के लिए एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और साइड तीनों जो है डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो पहले में हमारे कोण तो एक 90 डिग्री से ज्यादा आया, लेकिन दो भुजा बराबर हुई, हमारा आंसर गलत हो गया। इसी तरीके से दूसरे में देखा तो दूसरा हमारा फॉलो कर गया। इसी तरीके से अगर हम लोग तीसरा देखेंगे तो एक 65 डिग्री हो गया, एक 55 डिग्री हो गया, तो 65 55, तो ये हो गया 5 × 5 = 10, 6 × 5 = 11 1 12, 120 हो गया। तीसरा कोण निकालेंगे 60 आएगा, जो 90 से छोटा है, यानी तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 35 डिग्री दिया है, 35 और 55 जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 8 1 90, 90 डिग्री हो गया। तो तीसरा कोण भी 90 डिग्री, तो बराबर हो गया, यानी तीसरा भी गलत हो गया, ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे सीटेट जुलाई 2023 में, 2023 में, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।